Hello everyone, welcome to Nexio Academy. Let's continue this series जिसमें हम JEE Advanced के previous year question solve कर रहे हैं chapter wise from 2007 से 2025 and this is the part 2 of chemical kinetics chapter. इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि 2017 JEE Advanced का वो कौन सा क्वेश्चन था जो अप्रोक्सीमेटली 97% बच्चे करेक्ट नहीं कर पाए, राइट? सो इतना क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन था, विल फिगर आउट. So without any wasting time, let's continue. Okay, so पहला क्वेश्चन है 2018 JEE एडवांस और इसका थोड़ा सा स्टैट्स देख लेते हैं एक बार. तो स्टैट्स ये है कि करेक्ट रिस्पॉन्स 13.34% बच्चों ने सही किया है. पार्शियल करेक्ट क्योंकि इट इज वन और मोर देन वन करेक्ट तो 22.85. रॉन्ग रिस्पॉन्स जो है अप्रोक्सीमेटली 32% है और जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है दैट इज 31.57%. तो आई मीन इतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन. सो लेट्स सी क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में. ओके, सो द क्वेश्चन इज फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो सबसे पहले तो हमें यही पता लग गया कि द रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gas giving me 2B gas plus C gas at constant volume and 300 Kelvin. The total pressure at the beginning T equal to 0 and at time T is P naught and PT. ठीक है, total pressure बता रहा है respectively. Initially only A is present with the concentration A naught and T 1/3 is the time required for the partial pressure of A to reach 1/3 of its value. So the correct options is are assuming all the gases behave as an ideal gases. Obviously ideal gas के basis पे ही करेंगे हम, वरना हम कर ही नहीं पाएंगे, right? Okay, so पहले equation लिखते हैं 2A gas giving me, sorry A gas था, A gas giving me 2B gas plus C gas, right? Okay, options अगर देखें तो ln टाइम T1/3 A नोट रेट कांस्टेंट A नोट. ओके, पहला जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रेट को अगर डी ऑप्शन में चेक करूं, रेट कांस्टेंट इज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A नोट. ये तो बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, राइट? ये तो आंख बंद करके हम कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? रेट कांस्टेंट तो सिर्फ और सिर्फ हमारा किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये बात याद रखना, राइट? रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन. सो ए नोट पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा. सो डी इज द करेक्ट आंसर अभी के लिए. तो अभी मैं ए बी और सी ऑप्शन भी देखेंगे. सो ऑब्वियसली ए और सी ऑप्शन के लिए मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनानी पड़ेगी. सो टी इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना है? पी नोट, राइट? पी नोट और एट टाइम टी टोटल प्रेशर हो जाएगा पीटी, राइट? ओके, सो टी इक्वल टू 0 पे पी नोट. सो एट टी इक्वल टू सम टी डैश टाइम पी नोट माइनस पी, तो यहाँ 2p यहाँ p, तो p टोटल कितना हो गया? pt लेट से p टोटल विल बी इक्वल टू p नोट माइनस p प्लस 2p प्लस p. सो p से p कैंसिल आउट, तो कितना हो गया? p नोट प्लस 2p. सो 2p की वैल्यू कितनी आ गई? pt माइनस पी नोट, और p की वैल्यू कितनी आ गई? pt माइनस पी नोट बाई 2. ओके, अब मैं फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाता हूं ए गैस के लिए, राइट? ए गैस के लिए. सो वी कैन से दैट प्रेशर ऑफ ए एट एनी टाइम टी विल बी इक्वल टू पी नोट, या पी नोट नीचे कर देता हूं, सेम ही बात है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के इंटू टी, राइट? अब पीए का एक्सप्रेशन क्या है? एट एनी टाइम टी या टी डैश पी नोट माइनस पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू पी नोट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी, राइट? ओके, सो पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के टी. मैं डायरेक्ट एल एन वाला लगा भी सकता था, बट ठीक है, एल एन पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, राइट? अब p की जो मैंने p का एक्सप्रेशन ऊपर से निकाला था इन टर्म्स ऑफ पी टी एंड पी नोट, वो यहां पुट करते हैं. सो एल एन पी नोट माइनस ऑफ p क्या है? पी टी माइनस पी नोट बाय 2, ब्रैकेट का ध्यान रखना, राइट? अपॉन पी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी. ओके, सो इट विल बी एल एन
सो 2p0, अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2p0 प्लस p0 विल बी 3p0। अगर देखो मैं ब्रैकेट, अगर मैं ध्यान से इसको नहीं लगाऊंगा, इस ब्रैकेट को पूरा ध्यान से अगर मैं नहीं लगाऊंगा, तो हम यहाँ पर गलती कर सकते हैं। 2p0 माइनस p0, तो वो p0 बन गया, राइट। लेकिन यहाँ पर 2p0 नहीं, p0 नहीं बन रहा है, 2p0 माइनस ऑफ माइनस p0, तो प्लस p0 हो जाएगा, राइट। सो 2p0 प्लस p0 3p0 माइनस pt अपॉन 2p0 इज इक्वल टू माइनस kt। अब थोड़ा सा रीअरेंज अगर मैं करूं, सो इट विल बी ln 3p0 माइनस pt इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln 2p0, क्योंकि p0 इज अ कांस्टेंट, तो ln 2p0 इज आल्सो अ कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। और अगर मुझे ln 3p0 माइनस pt वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, तो क्या आएगा? दिस विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी सी नहीं, ए। अब देखो यहाँ पर ये सी, और बहुत बार बच्चों ने सी निकाला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर जो हम अलजेब्रा खेल रहे थे कि 2p0, अगर मैं ब्रैकेट ध्यान से नहीं लगाता तो वो माइनस p0 हो जाता, राइट। बट 2p0 माइनस ऑफ माइनस p0 था, इसलिए वो 3p0 हुआ। सो ए इज द करेक्ट आंसर, सी इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये ln का एक्सप्रेशन ऐसा नहीं बन रहा है। ओके, बात आती है बी ऑप्शन की, राइट। t1/3 और a0 के बीच का एक्सप्रेशन। ओके, सो अब मुझे एक बात बताओ, चलो एक काम कर लेते हैं ना। t1/3 क्या था? t1/3 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ a टू रीच 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, राइट, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ln के अंदर हम लिखेंगे pt, p ऑफ a एट एनी टाइम t अपॉन p0 इज इक्वल टू माइनस के टी, लेट्स से 1/3 लिख देता हूं मैं। अब जो पी ए है, दैट विल बी लेट्स से 1/3 ऑफ पी नोट, राइट। तो ए नोट का या पी नोट का एक्सप्रेशन तो आ ही नहीं रहा है। जो भी टाइम है t1/3, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पी नोट या फिर लेट्स से ए नोट, राइट। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ए नोट और टी नोट। सो यहां पर लेकिन ग्राफ में क्या दिखा रहा है कि ए नोट जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो t1/3 की वैल्यू, भाई t1/3 की वैल्यू तो इंडिपेंडेंट है ना। ए नोट की वैल्यू कुछ भी ले लो, स्टार्टिंग में कुछ भी ले लो, पी नोट की वैल्यू स्टार्टिंग में कुछ भी ले लो, अगर वो 1/3 इसकी वैल्यू आ रही है, इट विल रिमेन्स द सेम। आप चाहे ए नोट की वैल्यू 5 मोलर ले लो लेट्स से, या 0.5 ले लो, या 2 मोलर ले लो, t1/3 विल रिमेन्स द सेम, राइट। सो बी इज इनकरेक्ट आंसर, right? So the final answer key of this 2018 J advanced question is A and D. सिंपल ही था, मुश्किल नहीं था, इसलिए दैट इज वाई करेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो 13.34% बच्चों ने सही किया है, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज ऑल्सो 2018 जे एडवांस क्वेश्चन। तो इसके अगर हम थोड़े से स्टैट्स देखें, सो ओनली 5.47% बच्चों ने ही इसका आंसर करेक्ट किया है, एंड अप्रोक्सीमेटली 70% बच्चों ने तो रॉन्ग रिस्पॉन्स किया है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Consider the following reversible reaction: A gas plus B gas giving me AB gas. Okay. So the activation energy of the backward reaction exceeds that of the forward reaction by 2RT, right? 2RT in joule per mole, obviously. If the pre-exponential factor of the forward reaction is 4 times that of the reverse reaction, the absolute value of delta G naught फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन इज। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेल्टा जी नोट पूछ रहा है। डेल्टा जी नोट बोलते ही मेरे दिमाग में ना दो इक्वेशंस आती है। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, या फिर डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट। ऑब्वियसली डेल्टा एच नोट और डेल्टा एच नोट तो दिया नहीं हुआ, वो मेरे से के इक्विलिब्रियम निकलवाएगा। के इक्विलिब्रियम कैसे निकालूंगा मैं? के रेट कांस्टेंट के फॉरवर्ड बाय के बी, उसकी हेल्प से फिर मैं डेल्टा जी नोट निकाल दूंगा, राइट। चलो, अब जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो पहले लिख लेते हैं। अब वो कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स, ज्यादा है दैट ऑफ द फॉरवर्ड। अब कुछ बच्चे तो इसी पर्टिकुलर इंग्लिश में गलतियां कर देते हैं कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स लिखा हुआ है, तो अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को ई ए बी बोल देता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू ई ए एफ प्लस 2RT एक्सीड्स। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं? ई ए बी माइनस ई ए एफ इज इक्वल टू
2RT, राइट। इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे ऑब्वियसली आगे चल के। अब फॉरवर्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे रखा है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, लेट्स से मैं उसको AF बोल देता हूं, विल बी 4 टाइम्स है बैकवर्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली के इक्विलिब्रियम मैं निकालूंगा। के इक्विलिब्रियम मैं कैसे निकालूंगा? KF बाय KB। सो K का एक्सप्रेशन मुझे पता है, K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA बाय RT। तो एक बार फॉरवर्ड के लिए लगा दूंगा, एक बार बैकवर्ड के लिए। सो KF बाय KB विच इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू KF क्या हो जाएगा? AF एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EAF बाय RT अपॉन AB एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EAB अपॉन RT, राइट। टेम्परेचर तो सेम ही है। ओके, सो AF बाय AB कितना हो जाएगा? AF बाय AB हो जाएगा आपका 4। सो 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर EAB बाय RT माइनस EAF बाय RT, राइट। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर EA, अब देखो RT कॉमन ले सकते हैं हम, तो EAB माइनस EAF क्या है? 2RT, राइट। तो एक्सपोनेंशियल 2RT अपॉन RT कितना हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल की पावर 2। सो 4E2, ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई है। अब डेल्टा जी नोट निकालना तो बहुत ही आसान हो गया मेरे लिए। सो डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू माइनस RT ln K, राइट। तो माइनस RT की वैल्यू कुछ दे रखी है, R की वैल्यू, अच्छा RT की ही वैल्यू दे रखी है मुझे 2500, और भी आसान कर दिया मेरे लिए चीजें। सो माइनस 2500 इंटू ln K, अब ln ऑफ 4E2, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2500 ब्रैकेट 2 ln 2 प्लस 2। आई डोंट थिंक कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये तो बहुत ही आसान है। अब ln 2 की वैल्यू कुछ दी हुई है, ln 2 की वैल्यू, वरना हम 0.693 लेते, बट यहाँ पर दी हुई है तो 0.7। देखो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में ना जो वैल्यू दे रखी होती है कांस्टेंट्स की, हमें वही लेनी चाहिए, राइट। ऑल्दो जेई एडवांस तो स्टिल रेंज दे देता है, बट जेई मेन कभी रेंज नहीं देता, वो एग्जैक्ट इंटीजर राउंड ऑफ करके देता है फिर, राइट। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2500 2 इंटू 0.7 प्लस 2, तो इट विल बी इक्वल टू, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली माइनस 8500। अब आंसर माइनस 8500 नहीं है, आंसर विल बी 8500, क्योंकि वो मेरे से पूछ क्या रहा है? वो मेरे से पूछ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है, सच कोई ट्रिक लग रही है, मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर माइनस 8500 कर दिया होगा, राइट। बट वो पूछ क्या रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट, राइट। सो आंसर विल बी 8500। बट मैं इसकी रेंज भी बता देता हूं आप लोगों को। इसकी रेंज जो जे एडवांस ने दी थी, that is 8430 to 8570। अब वो रेंज कैसे निकालते हैं आई डोंट नो, बट ठीक है, हमारा तो एग्जैक्ट आंसर इसमें बीच में मिडिल वैल्यू आ रही है, ठीक है। ओके, सो दिस इज 2018 जे एडवांस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जिस क्वेश्चन का हम इतनी देर से वेट कर रहे थे वो क्वेश्चन ये है। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सिर्फ 3.02% बच्चों ने करेक्ट किया, बिल्कुल करेक्ट किया, राइट। एंड अप्रोक्सीमेटली 97% बच्चों ने गलत किया है या अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अब क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा जो सिर्फ बहुत ही कम बच्चों ने करेक्ट अटेम्प्ट किया है, राइट। चेक करते हैं 2017 जे एडवांस क्वेश्चन। इन अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन the steric factor was experimentally determined to be 4.5. The correct options among the following is are. Okay, steric factor अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, कोलिजन थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि स्टेरिक फैक्टर वो है कि जब प्रॉपर कोलिजन, कि भाई कोलिजन्स तो हो रहे हैं, राइट, कोलिजन्स हो रहे हैं, लेकिन अगर 100 कोलिजन्स हुए उनमें से सिर्फ 10 कोलिजन ऐसे जो प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड कर रहे हैं, राइट। तो स्टेरिक फैक्टर में हम वो प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर
डायरेक्शन से जो वो कोलाइड कर रहा है वो हम अकाउंट में लेते थे, राइट। अब इन जनरल हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है और आप लोगों को ये पढ़ाया भी जाता है कि इन जनरल P इज लेस देन 1, राइट। P की वैल्यू बहुत छोटी होती है, लेकिन यहां तो 4.5 है। देखो मैं पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनका P ग्रेटर देन 1 निकल के आता है और वो कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, राइट। वो कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, एक क्लासिक एग्जांपल है K प्लस बी आर टू गिविंग मी के बी आर प्लस बी आर। यहां पर होता क्या है ना कि कोलिजन से पहले ही इलेक्ट्रॉन का काइंड ऑफ गेन और लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो जाता है और इसको हार्पून मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ते हैं। तो इतना एडवांस लेवल पे हमें जाना नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि हाँ, वैसे तो इन जनरल स्टेरिक फैक्टर लेस देन 1 होता है, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें P ग्रेटर देन 1 निकल के आता है जो कि कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, राइट। ओके, सो इन जनरल P इज लेस देन 1। अब थोड़ा ऑप्शंस चेक करते हैं, तो P यहां पर मेरे वाले केस में तो 4.5 है। The activation energy of the reaction is unaffected by the value of steric factor. Yes, this is the correct answer. भाई एक्टिवेशन एनर्जी उस पर निर्भर नहीं कर रही थी, स्टेरिक फैक्टर पे निर्भर नहीं कर रही थी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या था? मिनिमम एनर्जी जो रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट कर दे, राइट। मिनिमम टू मिनिमम एनर्जी, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी और स्टेरिक फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। ये बात याद रखना। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज ऑब्वियसली अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। ओके, अब BCD ऑप्शन पे आते हैं। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन दी प्रेडिक्टेड बाय अर्हेनियस इक्वेशन। और जो मैं डी ऑप्शन देख पा रहा हूं वो बिल्कुल उल्टा है उसके। ओके, अगर आप लोगों को याद हो, हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं P इंटू ZAB। और अर्हेनियस के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं? अर्हेनियस के अकॉर्डिंग ZAB। तो हम जो P की वैल्यू निकालते हैं, आप लोगों को याद आ रहा होगा, थ्योरी में ये पढ़ाया जाता है। P की वैल्यू निकालते कैसे? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर डिवाइड बाय अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकल के आता है, राइट। तो इस तरह से हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब मेरे वाले केस में वो कितना है? 4.5। अब अगर 4.5 है तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर 4.5 टाइम्स हायर है देन दी प्रेडिक्टेड बाय द अर्हेनियस इक्वेशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन डी बिल्कुल अपोजिट है बी के, तो डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वो क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय अर्हेनियस इक्वेशन इज हायर देन दैट ऑफ द डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंटली। नहीं, वो गलत हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन। सिंस P is equal to 4.5, so the reaction will not proceed unless an effective catalyst is used. नहीं, देखो आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं, इन जनरल ये जो कैटलिस्ट वाली जो चीज है और स्टेरिक फैक्टर, ये कैसे लेना देना होता है। एक चीज याद रखना, इन जनरल when P is very very small, P is very very small, भाई अगर P बहुत छोटा आ गया, राइट, अगर P की वैल्यू, चलो पहले लिख लेते हैं फिर समझाता हूं। देन टू ब्रिंग दैट रिएक्शन एट अ रीजनेबल रेट वी नीड या वी यूज कैटलिस्ट। देखो, और ये लाइन भी मैं आप लोगों को कहां से बता रहा हूं, ये लाइन भी हमें एटकिंस, अगेन फिर वही बात, देखो एटकिंस हमारी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बुक्स है। मैंने आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम का भी वो क्वेश्चन बताया था, जिसमें उसमें भी बहुत ही कम बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, वो वाला भी, क्योंकि वो भी डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड था, लेकिन एटकिन से उठाया था। ये वाला भी थ्योरी बेस्ड है, एटकिन से उठाया हुआ है। अब देखो, अगर P बहुत छोटा हुआ ना, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ना वो बहुत स्लो, राइट, बहुत स्लो हो जाता है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो है तो ऑब्वियसली वी नीड कैटलिस्ट। तो यहां पर तो मेरा स्टेरिक फैक्टर P बहुत छोटा नहीं है, तो यहां पर कैटलिस्ट यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है। दैट इज वाई सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सिंस P इक्वल टू 4.5 द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, नहीं प्रोसीड करेगा।
रिएक्शन प्रोसीड कब नहीं करता? जब P की वैल्यू बहुत 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 छोटी होती, तब हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट? सो दिस वाज 2017 जे एडवांस क्वेश्चन. ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर की. वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 J Advance, right? 2016 J Advance. So a high activation energy according, ठीक है, पहले एक बार स्टैट्स देख लेते हैं. स्टैट्स क्या कह रहा है? रॉन्ग रिस्पॉन्स परसेंटेज है 15%, ओके. करेक्ट रिस्पॉन्स परसेंटेज है 11.68, ओके. पार्शियल करेक्ट है 54.58. इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चों ने पार्शियल करेक्ट किया है, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट नहीं किया है. ठीक है, देखते हैं इसमें ऐसा क्या है. एंड और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं. ठीक है, अनअटेम्प्टेड लगभग 19% है. ठीक है, ओके. अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन मुझे पता है k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस EA बाय RT. पहला ऑप्शन है अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन. बिल्कुल ही ये गलत फैक्ट है, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो गई. क्यों? अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी विल यूजुअली इंप्लाइज अ स्लो रिएक्शन. एक्टिवेशन एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट कांस्टेंट विल बी वेरी वेरी लेस, राइट? सो ए इज रॉन्ग. ओके, rate constant increases with increase in temperature. This is due to a greater number of collision whose energy exceeds the activation energy. ओके, ये तो हमने थ्योरी में, ये अगेन थ्योरी का ही पार्ट है कि जब हम वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं एनर्जी, यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? तो ऐसे बेल डायग्राम टाइप आता है. अगर मान लो ये T1 टेम्परेचर पे है तो T2 टेम्परेचर पे ऐसा कुछ निकल के आ रहा था, राइट? T2 टेम्परेचर पे ऐसा, ओके. ये T2 पे, तो मान लो एक्टिवेशन एनर्जी यहां है, राइट? ये एक्टिवेशन एनर्जी है. तो T1 टेम्परेचर पे सिर्फ इतने ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है जो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा है. वेयर एज T2 पे और भी ज्यादा एरिया बढ़ गया, राइट? T2 पे और भी ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए. सो ये लाइन तो बिल्कुल सही है और इसकी जस्टिफिकेशन भी बिल्कुल सही है. ये तो थ्योरी का पार्ट है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज, इसको थोड़ा सा इसका लोब बड़ा कर दो क्योंकि ऑब्वियसली, राइट? क्योंकि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी कोलिजन की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से इक्वल या उससे ज्यादा है, वो फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है. दैट इज व्हाई रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, राइट? सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट है हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट. ठीक है, अभी इस वाले पर्टिकुलर ऑप्शन पे अभी मैं थोड़ी देर में आता हूं. डी ऑप्शन देख लेते हैं. The pre-exponential factor is a measure of the rate at which collision occur irrespective of their energy. Obviously ये again theory का ही part है कि k is equal to a exponential की power minus e a by rt जब हम लिखते हैं तो a का मतलब क्या होता है? a का मतलब ही वही होता है किस रेट से कोलिजन हो रहा है, रेट ऑफ कोलिजन, रेट ऑफ कोलिजन. तो अर्हेनियस ने बताया क्या था कि भाई बेसिकली भाई पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम कितने कोलिजन हो रहे हैं इन टू. ये जो सेकंड फैक्टर था एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर, ये एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर क्या था? वो जो कोलिजन हुए उनमें से कौन से कोलिजन की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा है, राइट? सो द ए इज मेजर ऑफ रेट एट विच कोलिजन अकर. उसका एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, अब बात आती है सी पे. हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट. ठीक है, इसको देखो, इस पर्टिकुलर पार्ट को समझने के लिए थोड़ा सा ना मैथ्स खेलते हैं, मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन देता हूं मैं आप लोगों को इसको. सो के का एक्सप्रेशन या एल एन के का एक्सप्रेशन क्या होता है? माइनस ई ए बाय आर 1/t और प्लस एल एन ए, राइट? एल एन ए. अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं. लेट्स से दो अलग अलग लेट्स से ये एल एन के का वर्सेस ये 1/t टेम्परेचर, राइट? 1/t टेम्परेचर. अब इसका ना दो अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करते हैं
दो अलग अलग रिएक्शन का, एक की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा और एक की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम, राइट। अब ज्यादा कम में ठीक ठाक। अब जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा उसका तो स्टीप आएगा, राइट। और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लेट्स से कम है उसका ज्यादा स्टीप नहीं आएगा, ऐसे आएगा। अब मान लो ये E A1 और ये E A2 लिख दिया मैंने। अब मान लो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 1/T2 1/T1 1/T1, राइट, 1/T1। ओके, अब जब मैं T1 से T2 टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली 1/T2 डिक्रीज हो जाएगा ना, 1 बाय टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब आप ये लोग, अब आप ना ये चेक करो आप लोग कि जब मैं T1 टेम्परेचर पे, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, राइट, और इसकी ये एक्टिवेशन एनर्जी है। T2 टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये आई, राइट, और इस वाले की ये आई। ज्यादा इंक्रीमेंट, ज्यादा इंक्रीमेंट किस में है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी E A2 इज वेरी लार्ज, E A2 इज वेरी लार्ज, राइट। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से बहुत बड़ा चेंज आ रहा है ln में, या आई वुड से k में, राइट। वेयर एज जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है E A1 इज स्मॉल, लेट्स से, तो उसके में एक्टिवेशन, उसके में ln में जो इंक्रीमेंट है वो उतना नहीं है, राइट। सो यहां पर ये मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन है, द हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रोंगर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट, कि अगर थोड़ा जिस भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, सो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते उसमें बहुत चेंजेस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू वो वाला रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। उसका मैंने आपको मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया, राइट। सो 2016 जे एडवांस के जो करेक्ट आंसर की हुआ दैट इज B C and D, राइट। ठीक ठाक क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 जे एडवांस। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन M goes to N, the rate of disappearance of M, so rate will be equal to, अगेन हम तो वही लिखेंगे M की पावर समथिंग A B C, उसका ऑर्डर इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो रेट विल बी इक्वल टू K2, लेट से अभी रेट है R1, तो 2m की पावर A विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ना, 8 R1, तो ऑब्वियसली रेशियो ले लेते हैं इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 से, तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर A, तो इंप्लाइज A इज इक्वल टू 3। ये तो आई मीन ये तो बिल्कुल ही मतलब क्या ही बताऊं मैं, इतना आसान क्वेश्चन था ये, राइट। इतना मतलब मैं तो इसको आसान नहीं, मैं तो इसको बकवास क्वेश्चन बोलता हूँ। ये तो जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है, बट स्टिल 2014 जे एडवांस में आ गया तो ओके। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया, 3B इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें ज्यादा टाइम लगाना भी चाहिए, ठीक है। तो ओके 2014 जे एडवांस। Okay, 2013 J advance. In the reaction P plus Q giving me R plus S, the time taken for 75%, the time taken for 75% reaction of P is twice that of the 50% reaction, time taken for 50% of the reaction of P. The concentration of Q varies with the time as shown in the given figure. The overall order of the reaction is okay, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ओवरऑल ऑर्डर बताना है, तो रेट को पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रेट विल बी इक्वल टू सम रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ P की पावर A कंसंट्रेशन ऑफ Q की पावर B, राइट। तो Q का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अब देखो Q की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज कर रही है, राइट। और ये हमें एक्सप्रेशन पता है, ये एक्सप्रेशन किसका होता है, QT इक्वल टू Q नॉट माइनस KT। यहां से ही ये ग्राफ निकल के आएगा, दैट इज जीरो ऑर्डर। ये तो अब हमें बिल्कुल हमारे जहन में आ जाता है कि भाई जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज करती है तो ऑब्वियसली वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो बी की वैल्यू हो गई 0। अब हमें निकालनी है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ पी is twice the time taken for
50% रिएक्शन ऑफ पी, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों का अभी तक तो आंसर आ ही गया होगा कि ए की वैल्यू है 1, राइट। अब ये देखो, आई डोंट थिंक कि मैं मुझे यहाँ पर बताना चाहिए, आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ बताना चाहिए। मुझे यहाँ पर मैं आप लोगों को ना देखो कुछ ऐसे 3-4 फैक्ट बता देता हूँ, और वो 3-4 फैक्ट कहाँ से निकल के आते हैं, ऑब्वियसली जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की फर्स्ट ऑर्डर की, तो वहीं से निकल के आती है। 3-4 फैक्ट आप लोगों को याद रहने चाहिए, और वो कौन कौन से फैक्ट हैं? टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन is equal to 2 times the t half, right? 2 times the time taken for the 50% of the reaction completion। अच्छा, ये बहुत बार, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, ये बहुत बार यूज हुई है ये चीज, ठीक है, बहुत बार यूज हुई है, ये याद रखना। नेक्स्ट है टाइम टेकन फॉर 99.9% of the reaction will be equal to 10 times of the t half। अगेन ये थ्योरी का पार्ट है, ये हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट स्टिल हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ये स्टेटमेंट जैसे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज कर दिया, तो कई बार वो डायरेक्ट स्टेटमेंट बता देता है, तो हमें हम क्यों डिराइव करें ऑन द स्पॉट कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का, हमें याद रहना चाहिए ना, राइट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है टाइम टेकन फॉर 99.6% will be equal to of the reaction will be equal to 8 times t half। देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये याद करने की क्या जरूरत है, हम ऑन द स्पॉट निकाल देंगे, निकाल लो, बट एंट्रेंस एग्जाम में नॉलेज से ज्यादा टाइम की भी इंपॉर्टेंस होती है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 5 मिनट में, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 1 मिनट में, बहुत डिफरेंस है बेटा, राइट। टाइम बचता है तो हम और भी क्वेश्चंस पे वो टाइम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो बैक टू दिस क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली जो ये स्टेटमेंट है इससे हमें पता लग रहा है कि P का जो ऑर्डर है वो 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो A इक्वल टू 1। सो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया? 1 + 0। सो D इज द करेक्ट आंसर, राइट, D इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 2012 JEE एडवांस। ओके, सो अच्छा, मैं बाय द वे मैंने इक्विलिब्रियम वाला जब चैप्टर करवाया था तो तब भी बताया था कि हमारे पास जो स्टैट्स है जो मैं जेई रिपोर्ट से निकालता हूं आप लोगों के लिए, वो 2016 से अवेलेबल है हमारे पास, 2016 से पहले अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए 2016 के से पहले वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो मेरे पास उसका वो वाला डेटा नहीं है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने ये क्वेश्चन सही किया गलत किया, राइट। ओके, सो an organic compound undergoes first order decomposition, so the time taken for its decomposition to 1 by 8 and 1 by 10 of its initial concentration are T 1 by 8 and T 1 by 10 respectively। So what is the value of T 1 by 8 divided by T 1 by 10 into 10? ओके, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे जहां तक याद आ रहा है ये क्वेश्चन ना जेई मेन में भी रिपीट हुआ फिर ये क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, एनीवे स्टार्ट करते हैं। एट T इक्वल टू T 1 by 8 कंसंट्रेशन जो है A की, ऐसे लिख देता हूं मैं, A 1 by 8 विल बी इक्वल टू A नोट by 8। देखो यहां पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, डिकम्पोजिशन 2 कह रहा है, वो 1 by 8 पे पहुंच गया, राइट। कुछ बच्चे इसी में गलती करते हैं, याद रखो, ठीक है। एट T इक्वल टू T 1 by 10 जो कंसंट्रेशन है A की, मैंने उसको A 1 by 10 लिख दिया, दैट इज A नोट by 10, राइट। ओके, अब एक्सप्रेशन लगाते, डायरेक्ट ln वाली इक्वेशन लगा देता हूं मैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन लिख रखा है। सो ln A नोट बाई 80 कर दूं, 80 बाई A नोट कर दूं, एक ही बात है, A नोट बाई 80 कर देते हैं, A नोट बाई 80 इज इक्वल टू K इंटू टी, राइट। अब दोनों टाइम के लिए मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर देता हूं। सो T 1 बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई K ln A नोट बाई A 1 by 8 और A 1 by 8 कितना है? A नोट by 8 which is equal to 1 by K ln 8, right? Okay. T 1 by 10 is equal to 1 by K ln A नोट by A नोट by 10, right? तो ये कितना आ जाएगा? 1 by K ln 10। अब मुझे निकालना क्या है? T 1 by 8 upon T 1 by 10 into 10। So
t1/8 अपॉन t1/10 इंटू 10 की वैल्यू कितनी हुई, रेशियो ले लो, तो रेशियो से 1/k कट गया, सो ln 8 अपॉन ln 10 इंटू 10, राइट। अब ऊपर और नीचे दोनों साइड ln है तो log में कन्वर्ट कर देते हैं, सो log 8 अपॉन log 10 इंटू 10। अब log 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3, राइट। log 8 विल बी इक्वल टू log 2 की पावर 3, पावर को आगे ले आऊंगा, सो दैट विल बी इक्वल टू, और log 10 तो 1 होता ही है, 3 log 2 इंटू 10, और 3 log 2 कितना, log 2 की वैल्यू दी हुई है क्या, हाँ log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3, सो 3 इंटू 0.3 इंटू 10, सो वैल्यू आ गई 9, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, 9 इंटीजर, सिंपल क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ था, बस अलजेब्रा का ही गेम था, थोड़ा ढंग से हम अलजेब्रा खेलते तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 JEE Advance, and this is one or more than one correct. For the first order reaction, तो सबसे पहले इसने मुझे बताया दिया it's a first order reaction. The concentration of the reactant decreases exponentially with time. The half-life of the reaction decreases with increasing temperature. The half-life of the reaction depends on the initial concentration of the reactant. The reaction proceeds to 99.6% completion in 8 half-life duration. Okay, ठीक है। So सबसे पहले जो ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, देखो एलिमिनेट करो ना, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स कैसे हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होता है, तो सी तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। ओके, द रिएक्शन प्रोसीड्स टू 99.6% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन, तो बेसिकली कह रहा है टी 99.6% इज इक्वल टू 8 इंटू टी हाफ, ये हमें आता है, ये हम थ्योरी से करते हैं, राइट। तो आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की आवश्यकता भी पड़ेगी इसमें, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फैक्ट्स है, फैक्ट्स नहीं है, कंक्लूजन है जो हमें याद रखने हैं, राइट। ये कंक्लूजन है, इसमें बेसिकली वो इंटीग्रेटिव फर्स्ट लॉ लगाओ, आराम से निकल के आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अब ए और बी में से चेक करते हैं। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, ऑब्वियसली क्योंकि ए टी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, ए टी इक्वल टू ए नोट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी, सो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिके करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट लेट्स से ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सपोनेंशियल डिके कर रहा है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब बी चेक करते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। भाई टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या होता है मेरा, टी हाफ का एक्सप्रेशन होता है ln2 अपॉन के, राइट, ln2 अपॉन के। अब वो क्या कह रहे हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, और अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, डिनोमिनेटर में है, टी हाफ ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल बात सही है। कितना अच्छा और कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है ये। सो आई डोंट थिंक कि इसमें भी कुछ हिडन ट्रिक्स या ऐसा कुछ लग रहा है, कंसेप्चुअली बेस्ड फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन पूछा है, तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। 2011 JEE Advance, A, B and D is the correct answer की, right? Okay, moving on to the next question. Simple questions है। Okay, this is 2010 JEE Advance question. ये तो मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ और JEE Advance कभी दे ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस दे दे तो मजा ही आ जाए। सो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA बाय RT, और हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और ग्राफ ये वाला निकल के आता है। इसमें तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं, ये तो प्योर थ्योरी है, और अच्छा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछते, ऐसे क्वेश्चन जी एडवांस, ऐसे क्वेश्चन मे बी आज के टाइम में, देखो आज के टाइम में इतना सिंपल क्वेश्चन जी एडवांस कभी नहीं पूछेगा। हाँ, इट मे बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट पूरा प्रॉपर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। हाँ, जेई मेन पूछता है, राइट। Okay, next. So this is a simple 2010 question. A is the correct answer. Okay, next question है 2009 JEE Advanced question.
For a first order reaction A giving me P, the temperature dependent rate constant K was found to follow the equation log K is equal to minus 2000 1 by T plus 6. The pre-exponential factor A and the activation energy. ठीक है, Arrhenius equation की help लेते हैं. So K is equal to A एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA बाय RT. ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर लॉग दिख रहा है तो लॉग लेते हैं, ln लेते हैं पहले. तो ln K इज इक्वल टू माइनस EA बाय R इंटू 1 बाय T प्लस ln A प्लस प्लस, ठीक है, प्लस ln A. ओके, तो क्योंकि एक्सप्रेशन लॉग में है तो ln को लॉग में कन्वर्ट करो, तो 2.303 log K इज इक्वल टू माइनस, मैं तुम्हें बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि वो लॉग में कन्वर्ट ही नहीं करते, माइंड बाइज्ड हो जाता है. इट्स नॉट अबाउट कि उनको आता नहीं करना, माइंड कई बार हमारा बाइज्ड हो जाता है, तो इसलिए हमें बहुत फ्रीली, बहुत शांत दिमाग से क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट. प्लस 2.303 log A. Okay, so log K will be equal to minus EA by 2.303 R 1 by T plus log A. अब जो एक्सप्रेशन दे रखा है मुझे, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, log K is equal to माइनस कितना दे रखा है 2000 माइनस 2000 1 by T प्लस 6. तो log A की वैल्यू ये हो गई और EA बाय R की जो वैल्यू है वो ये हो गई कंपेयरिंग करने से. सो यहां से तो A की वैल्यू तो आ गई 10 की पावर 6, ये तो बहुत ही सिंपल है, 10 की पावर 6 तो A 10 की पावर 6, तो B ऑप्शन कटा. अब EA की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो EA बाय 2.303 इंटू 8.314 इज इक्वल टू 2000, राइट. तो EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 से थोड़ा सा ऊपर, सो 32 के आसपास, तो ये तो 9.2, हाँ ये रहा ना. D इज द करेक्ट आंसर. 38 ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है वो, क्योंकि मैं 2.303 को भी 2 ले रहा हूँ और 8.314 को 8 ले रहा हूँ, तो मैं तो एलिमिनेट करके देख रहा हूँ ना कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता. सो अगर हम इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करेंगे तब समझ में आ जाएगा, 38.3 निकल के आएगा. सो डी इज द करेक्ट आंसर. पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि वो ln को log में कन्वर्ट नहीं करते या भूल जाते हैं कन्वर्ट करना, राइट. ओके, moving on to the next question. This was 2009 J Advanced question. Next 2008 J Advanced या IIT JEE बोल देते हैं हम. Under the same reaction conditions, initial concentration of 1.386 mole per liter of a substance becomes half in 40 seconds and 20 seconds through first order and zero order kinetics respectively. ठीक है. Ratio of K1 by K0 of the rate constant of for the first order and zero. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. सो मुझे तो ये पता है, अगर रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑर्डर T हाफ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू ln2 अपॉन K1, राइट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट K1 है, तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई, ln2 की वैल्यू कितनी होती है 0.693 अपॉन 40. ओके, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए T हाफ कितना दिया हुआ है 20 seconds which is equal to concentration of, let's say my reactant is let's say R naught upon 2K0. अब कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1.386, तो K0 की वैल्यू कितनी हो गई 1.386 अपॉन 2 इंटू 20. तो बस ये तो सिंपल है, K1 बाई K0 की रेशियो निकाल दो. K1 बाई K0 विल बी इक्वल टू, K1 है 0.693 अपॉन 40 इंटू 1.386 इंटू 2 इंटू 20. सो 2 इंटू 20 40, ये 2 पे कटा, तो कितना आ गया 1/2 या 0.5, 1/2
0.2 या 0.5 कौन सा है? ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ देखो इसमें जे एडवांस ने ना अच्छे से नहीं खेला। इसमें और अच्छा ये खेलना चाहिए था कि 0.5 के साथ फिर यूनिट्स के साथ भी थोड़ा सा अगर खेल लेता, राइट, क्योंकि मुझे अब यूनिट्स देखना ही नहीं पड़ रहा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू मैच हो गई है मेरी। सो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस नहीं देता है। जे एडवांस अब जेई आई मीन जेई मेंस देता है अब ऐसे क्वेश्चंस। जे एडवांस तो बहुत टफ करने जा रहा है, राइट, जो हमने पार्ट 1 में देखा था। Okay, so this was 2008 IIT JEE question. Moving on to the next question. This is the last question, right? Okay, so consider a reaction AG plus BH giving me products. When the concentration of both the reactants G and H is double, the rate increases by 8 times. So let's say rate पहले है मेरा, obviously ये बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया अब तो। रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन G की पावर लेट्स से A, H की पावर लेट्स से B। तो अभी मान लो G नोट H नोट कंसंट्रेशन पे रेट है R1। अच्छा, रेट हो जाएगा कितना? 8 टाइम्स 8R1 के जब मैंने दोनों की डबल कर दी तो 2G नोट A 2H नोट B। अच्छा हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर दिस क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन तो ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही खत्म हो जाता है क्वेश्चन। हाउएवर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जी इज डबल, इस पे क्वेश्चन, इसकी जो लास्ट स्टेटमेंट है इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इस वाली पर्टिकुलर स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरे से पूछ क्या रहा है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है, जो कि इसी से आ जाएगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस का अगर मैं रेशियो लूं, सो 2 की पावर a into 2 की पावर b is equal to 8 implies 2 की पावर a plus b is equal to 8 is equal to 2 की पावर 3 implies a plus b which is the overall order of the reaction is equal to 3, right? तो ये आई डोंट नो 2007 IIT में ये वाली लाइन दी भी क्यों हुई है। अगर वो सेकंड लाइन दी भी रखे, लेट्स से however when concentration of G is double when the keeping the concentration of H is fixed the rate is double, तो मुझसे जी का ऑर्डर पूछ लो ना या एच का ऑर्डर पूछ लो। आप मेरे से ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहे हो, वो तो पहली लाइन से आ जाता 3। बट ठीक है, आई डोंट नो, अब तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन पहले। ठीक है, सो मैं ये भी बता देता हूँ ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। अब वो कह रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जी इज डबल, जी की कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट डबल हो गया एच को फिक्स करने से। तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 2 आपकी, ऑल्दो वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ हमारी केमिकल काइनेटिक्स का भी ये सीरीज खत्म होती है, जे एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2007 से 2025, राइट? ओके, इफ यू आर लविंग दीज वीडियो सॉल्यूशंस प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, राइट? थैंक यू सो मच।